हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरु। तो आज हमने जो अपना सीरीज शुरू किया है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेशन नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनके बेस पे जो हमने तैयार किया है। 10 क्वेश्चन को हमने अपने सेशन नंबर 1 में करवा दिया था और बाकी के बचे हुए 10 क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें बोला गया है कि प्रत्येक संख्या 6, 7, 15, 17 में कौन सी संख्या जोड़ी जाती है जब परिणामी संख्याएं समानुपातिक हो जाती हैं। व्हाट नंबर इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 6, 7, 15, 17 व्हेन द रिजल्टिंग नंबर बिकम प्रोपोर्शनल। तो एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में जब भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन इसी से आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है। और इसका तरीका काफ़ी सिंपल है। 6, 7, 15, 17 अगर लिखा हुआ है, हम लोग इसके 2-3 तरीके देखेंगे। जो तरीका आपको सबसे बढ़िया लगे उस तरीके को आप ट्राई करना, उसी तरीके से ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, तो आपको ये तरीका काफ़ी आसानी से आ जाएगा। तो बोला गया है कि इन नंबर में क्या ऐड करें, जिससे कि मान के चलो कि जैसे x से ऐड करना है, 6 प्लस एक्स डिवाइड बाई 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 17। इन सब में भी प्लस एक्स। तो हमें पता करने के लिए बोला है कि वो कौन सी संख्या x है जो हम ऐड करें तो ये समानुपातिक हो जाए। समानुपातिक होने का मतलब यही है कि 6 प्लस एक्स डिवाइड बाई 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स डिवाइड बाई 17 प्लस एक्स, ऐसा हो जाना चाहिए। तो पहला और सबसे बेसिक तरीका, जब आपको कोई ट्रिक नहीं मालूम हो, कोई शॉर्टकट नहीं पता, तब तो आप इस तरीके से जाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप सोल्व करेंगे और यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन हमें इतना नहीं करना। तो पहला मेथड तो आपका ये हो गया। अब देखेंगे दूसरा मेथड कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इधर ऐसे लिख दो 6, 7, इधर लिख दो आप 15/17। तो ये रेशियो अगर दोनों बराबर होना है, समानुपातिक होने का मतलब किस तरह से बराबर होगा। तो रेशियो को बराबर होने के लिए एक हमारा इम्पॉर्टेंट रूल है कि जब भी ये बराबर होगा, इसका मतलब जिस रेशियो में हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो जो न्यू एडेड नंबर्स हैं उनका जो रेशियो होगा, उसी रेशियो में आपका a और a दोनों बराबर होगा। जैसे यहाँ का डिफरेंस आप ले लो, तो यहाँ का डिफरेंस आएगा 9। यहाँ पे नीचे का डिफरेंस आप ले लो 17 - 7, ये डिफरेंस आएगा 10। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो दोनों रेशियो हैं 6/7 एंड 15/17, इसको भी हमें 9/10 के बराबर करना होगा। तो 6/7 को अगर 9/10 के बराबर करना है तो आपको ऊपर क्या ऐड करना पड़ेगा, 3, नीचे भी ऐड करना पड़ेगा 3। तो ये हो जाएगा आपका 9/10। सेम यहाँ पे अगर आपने इधर 3 ऐड किया है तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सारे जगह पे सेम नंबर को ऐड करना है, तो आप यहाँ पे भी ऐड करोगे। अगर 15 + 3, यहाँ हो जाएगा 17 + 3, तो यहाँ पे आपका 18/20 और 18/20 भी आपका 9/10 होता है। यानी कि आपका जो नंबर है वो 3 आ रहा है। तो एक आप यहाँ से निकाल सकते हो। बाकी अगर ये तरीका भी आपको पसंद ना आए, कि ये तरीका भी काफ़ी अच्छा है, आप एक लाइन में लिख के यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हो, कुछ सोल्व करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे हम तरीका नंबर 3। इसमें है कि आप पहले 6 और 7 का डिफरेंस ले लो, पहले 2 नंबर का डिफरेंस एक बंडल बना के, तो इनका डिफरेंस 1 आ जाएगा। बाद में 15 और 17 का बंडल बना के इनका डिफरेंस ले लो, तो ये 2 आ जाएगा। अब आप इनको, इस डिफरेंस को, ये पहले जो 2 नंबर हैं इनमें आप किसी में मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप पहले में मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर वाले को तीसरे नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसे अगर दूसरे में मल्टीप्लाई करते हैं तो इस वाले को चौथे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसे पहले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पहला तीसरा ज़्यादा छोटा नंबर होगा कंपेयर टू दूसरा और चौथा नंबर, तो इसको अगर यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का लेना होगा डिफरेंस। तो हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे, तो 1 × 15 माइनस 2 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 आ जाएगा आपका 12, 15 - 12 और डिवाइडेड बाई जो इधर का आपका डिफरेंस आया है, इन दोनों का नंबर का डिफरेंस जो आया है 2, इसका डिफरेंस जो आया है 1।
यहाँ पे आप कर दोगे 2 माइनस 1, तो यहाँ से भी आपका रिजल्ट आ रहा है 3/1 दैट इज 3। तो आप चाहे इस मेथड से करो, अगर आपको ट्रिक नहीं सीखना तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको ये तरीका अगर पसंद है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो तीसरा तरीका ए है, आपको जो भी तरीका पसंद है उससे इसे निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें है आपका दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 2:1 दिया हुआ है। ठीक है, आपका 45 लीटर का मिश्रण है जिसमें बोला है कि मिल्क और वाटर बोलता है 2:1, तो टोटल 45 है, यानी 2 + 1, 3 का वैल्यू अगर 45 के बराबर है तो आपका ये जो 2 हो जाएगा वो 30 के बराबर हो जाएगा, 1 है वो 15 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका ये 45 लीटर मिश्रण है इसमें आपका 30 लीटर दूध है और 15 लीटर पानी हो जाएगा। अब बोला गया है जब मिश्रण में कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 1:2 हो जाता है, यानी कि मिल्क जितना है उतना ही रहेगा और इधर कुछ आपका ऐड हो गया है, इधर कुछ पानी आप ऐड हो गया है जो आपको नहीं पता कि कितना पानी ऐड हुआ है, आपको वो नहीं मालूम, लेकिन जो रेशियो है वो बोलता है कि आपका 1:2 हो जाता है। तो रेशियो 1:2, इसका मतलब ये जो 30 है, मिल्क में तो कोई चेंज होना नहीं है, जो 30 पहले था 1 का वैल्यू अभी भी 30 ही रहेगा। तो 1 का वैल्यू अगर 30 रहेगा तो 2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 60। तो पहले से हमें पता था कि पानी यहाँ पे 15 लीटर है, अभी हमें पता चल गया कि यहाँ पे पानी 60 लीटर हो गया है। इसका मतलब जो मिक्सिंग है वो कितना हो गया, 60 - 15, 45 लीटर की यहाँ पे मिक्सिंग हो गई। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को काफ़ी आराम से सोल्व कर सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, 45 लीटर्स। चलिए देखते हैं आज का अपना तीसरा क्वेश्चन। इसमें बोला गया है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्त 225 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 2 numbers are in the ratio 3:5 and their least common is 225। यहाँ पे कुछ टाइपो एरर हो गई है, 225। द स्मॉलेस्ट नंबर इज, वहाँ पे लिस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे आप इसको लिस्ट कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज 225। द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो हमें पता है कि जब दो संख्याओं का जो सिंपलेस्ट रेशियो अगर लिखा हुआ हो और उनका एलसीएम दिया हुआ हो तो इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम इज इक्वल टू जो सिंपलेस्ट रेशियो है उनका मल्टीपल 3:5 इंटू एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि इनका एचसीएफ कितना है। एचसीएफ हो जाएगा इनका 225 डिवाइडेड बाई 3:5। ये 15 का स्क्वायर है तो आप 15 से इसे कट करेंगे तो ऊपर भी ये 15 आ जाएगा, यानी कि आपका एचसीएफ है वो 15 है। तो इसका मतलब है कि दोनों जो नंबर होंगे वो 3 इंटू एचसीएफ यानी कि 15 और दूसरा नंबर हो जाएगा 5 इंटू एचसीएफ यानी कि 15। तो आपसे अगर बड़ा नंबर पूछा गया है तो आपका हो जाएगा 5 इंटू 15 जो कि है 75। अगर छोटा नंबर पूछा गया है तो वो आपका आ जाएगा 3 इंटू 15 जो कि हो जाएगा 45। तो यहाँ पे देख लेंगे, हमसे पूछा गया द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 इंटू 15 जो कि हो जाएगा आपका 45। देखिए आज का अपना चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्य वर्ग के कितने टोटल 280 सिक्के हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य अनुपात देख लिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य अनुपात बोला गया है, सिक्कों का अनुपात नहीं है, सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं है, सिक्कों का मूल्य अनुपात बोला गया है। मूल्य अनुपात 8:4:3 है। तो 1 रुपये के सिक्के का तो संख्या का अनुपात और मूल्य अनुपात दोनों बराबर होगा क्योंकि 1 रुपये के एक सिक्के का वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे जो 8:4:3 जो लिखा हुआ है इसमें 8 ये मूल्य अनुपात है, तो अगर संख्या अनुपात हम निकालेंगे तो वो आएगा 1 रुपये का तो कोई चेंज नहीं होने वाला 8, लेकिन ये मूल्य अनुपात अगर 4 है तो अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 पैसा का 2 सिक्का मिलके 1 रुपया में बनाएगा, तो इसका मतलब ये 8 हो जाएगा। और यहाँ पे मूल्य अगर 3 रुपया, तो 3 रुपया के लिए 25 पैसे कितने सिक्के चाहिए,
तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी 12 सिक्कों की। तो यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 8:8:12। इनको अगर ऐड करते हैं तो 12, 8, 20, 8, 28, यानी कि अगर अपने पास टोटल 28 सिक्के हैं तो उसमें से हमसे पूछा गया है निकालने के लिए कि नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं? तो अगर 28 सिक्के अपने पास टोटल हैं तो 50 पैसों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास 8 आ जाएगी। लेकिन हमसे बोला गया है कितना, कि हमारे पास टोटल कितने सिक्के हैं? 280। तो अगर 28 सिक्के होते तो हमारे पास 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 8 होती। तो अगर यहाँ पे अगर 280 होंगे तो ये 10 गुना ज़्यादा है, तो इधर भी ये 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका आंसर नंबर सी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। कुछ मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन आपके जितने भी अपकमिंग डिफेंस एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। उनका लेवल यही होता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही उठाए गए हैं। तो आपको अगर ये सारे क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर ले रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखते हैं आज का अपना 5वां सवाल। इसमें बोला गया कि ए और सी ने एक व्यवसाय में 2:1 के अनुपात में एक राशि का निवेश किया, जबकि ए और बी ने 3:2 के अनुपात में एक राशि का निवेश किया। यदि उनका वार्षिक लाभ 1,57,300 है तो लाभ में बी का हिस्सा क्या है? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है। ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:2। फिर से यहाँ पे दिया हुआ है ए अनुपात सी। ए अनुपात सी दिया हुआ है आपका 2:1। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू एक जगह पे 3 दिया हुआ है, ए का वैल्यू एक जगह पे 2 दिया हुआ है। तो ऐसे आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि ए दोनों जगह बराबर होने चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इनका जो एलसीएम है 6, हम लोग ए को 6 बना देते हैं। तो ए को अगर आप 6 बनाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6:4 और यहाँ पे 2:1। अब इस ए को 2 है, यहाँ पे इसे 6 बनाया है तो इधर भी हम लोग 6 बनाएंगे। 6 बनाने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा सी है इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये हो जाएगा 6:3। अब हमारा रेशियो आराम से लिख सकते हैं कि A:B:C। ऐसे क्वेश्चंस में हमारा मेन मोटो होता है कि आप A:B:C कैलकुलेट करो। तो यहाँ से अब आप आराम से लिख सकते हैं 6:4:3। ए हो जाएगा हमारा A:B:C का रेशियो। अब बोला गया है कि यदि उनका वार्षिक लाभ 1,57,300 है तो लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? तो 1,57,000 इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 6, 4, 10, 3, 13। इसके टोटल 13 पार्ट हम लोग करेंगे। उसमें से 13 पार्ट में से जो 6 पार्ट होगा वो आपका ए का हिस्सा होगा, 4 पार्ट होगा बी का हिस्सा होगा और 3 पार्ट जो होगा ये आपका सी का हिस्सा होगा। हमसे पूछा गया है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो टोटल प्रॉफिट होता है हमारा 1,57,300, इसमें टोटल पार्ट हम लोग करेंगे 6, 4, 10, 3, 13 और इस 13 पार्ट में से जो आपका 4 पार्ट होगा वो बी का हिस्सा होगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 13 से इसे अगर कट करके हम लोग देखें तो यहाँ पे आ जाए कितना? 1 बार, 2 बार, 1 बार, 0, 0। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 और 121 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 484। तो जो भी ऑप्शन आपका 48,400 जो कि आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रूल भी आप ध्यान में रखना कि जिस रेशियो में कोई इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट भी डिवाइड होगा, कि रेशियो और प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो जितना पैसा लगाएगा उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएगा। इसका मतलब रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि सीधी सी बात है जो ज़्यादा पैसा लगाए, जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट में भी उसको इतना ही हिस्सा मिलेगा। तो ये वाली चीज़ बस इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। देखते हैं हम लोग आज का अपना अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट देन द रेशियो ऑफ दीज नंबर्स इज। यदि 2 संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है तो इन संख्याओं का अनुपात है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2 संख्याओं की योग का वर्ग बोला गया है
सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे अगर लिख दें a प्लस बी, दो संख्याएं मान लो a और b है, तो इनका योग का वर्ग यानी a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोला गया है उनके गुणनफल का 4 गुना 4ab। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, अगर इधर -4ab लेके आओ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, हम लोग जानते हैं कि वो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a इज इक्वल टू b, यानी कि दोनों संख्याओं का जो रेशियो है वो आपका आ जाएगा 1:1। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, एक सिंपल सा अलजेब्रा का फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 4ab है तो a माइनस बी होल स्क्वायर हमें पता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab यही होता है। तो a वाली चीज़ अगर आपको पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को देखते ही 1:1 पे टिक करके आगे बढ़ सकते थे। इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था, बस आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, जिसमें 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, जो इनिशियल रेशियो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 2:3:4। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 छात्रों को जोड़ा जाता है तो अनुपात 4:5:6 हो जाता है। ठीक है, अब अपना जो फाइनल रेशियो दिया हुआ है वो है आपका 4:5:6। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना का फर्क आया, 2 का। यहाँ पे कितना का आ रहा है डिफरेंस, 2 का। यहाँ पे कितना का आ रहा है, 2 का। तो सारी जगह ये अगर ये 2 समान है तो फिर हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये डिफरेंट होता तो हम लोग ट्राई करते, सबसे पहले हमें ऐसा ट्राई करना होता है कि जो सारा डिफरेंस है वो 1 लेके आए, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी सारा डिफरेंस सेम करके दिया हुआ है और ये 2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 40। 40 छात्रों को जोड़ा जाए यानी 2 का वैल्यू अगर 40 है तो 1 का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा 20। अब पूछा गया है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो छात्रों की कुल संख्या 4 3 7 2 9, यहाँ से अगर इन तीनों को ऐड करें तो यहाँ से आ रहा है 9। 1 का वैल्यू आपको हमने 20 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो टोटल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 × 20, दैट इज नथिंग बट 180, और ए है हमारा आंसर जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको जब भी दिखे तो आपको रेशियो का डिफरेंस देखना है। अगर सारे जगह अगर समान रेशियो है तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, जो आपका रेशियो का डिफरेंस है उसको आपको 40 से इक्वेट करना है और वहाँ से 1 की वैल्यू निकालो। फिर अगर पूछा जाता है कि क्लास, अगर पहले क्लास में कितने बच्चे हैं तो आप यहाँ से आराम से बता सकते थे 40, दूसरे में कितने बच्चे हैं तो यहाँ से आप बता सकते थे 60, तीसरे में कितने बच्चे हैं तो यहाँ से आप बता सकते थे 80। सारे जोड़ के बोला है तो हम लोग या तो इनको ऐड कर दो या फिर 4 3 7 2 9 इनको ऐड करके इनको डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप जा सकते हैं। देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है द एज ऑफ सचिन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago सचिन was 9 times as old his son was at that time. The present age of the सचिन is, सचिन की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, अभी का जो एज है 4 गुना है। 5 वर्ष पहले जो था सचिन का आयु अपने पुत्र के उस समय की आयु की 9 गुनी थी। 5 साल पहले 9 गुनी थी, तो पूछा गया है कि सचिन की करंट एज क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे अभी का, ऐसा क्वेश्चन हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और एक मैंने बताया था आपको सिंपल मेथड। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए उस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। तो अभी का रेशियो दिया हुआ है इनका 4:1। ठीक है, और फाइनल रेशियो दिया हुआ है, यानी 5 साल पहले का जो इनका रेशियो है वो दिया हुआ है 9:1। तो इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो। अब ये बोला गया है 5 साल पहले का, यानी कि दोनों से -5 और -5 करेंगे। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे अपना जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो वो आप कल वाला वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1 उससे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऐसे करते थे, तो यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस लेना है। तो 9 × 1 और 4:1, यहाँ पे अगर डिफरेंस लेंगे तो हमारा आ रहा है डिफरेंस 5, और इसका जो वैल्यू होता था वो यहाँ मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंस लेते थे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो यह आ जाएगा -45, यहाँ से आएगा -5। तो -45 और -5 का अगर हम लोग डिफरेंस लेंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 40, यानी 5 का वैल्यू 40 है
तो इसका मतलब एक का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा 8। और हमसे पूछा गया है सचिन की एज। सचिन की एज 4 है, तो यहाँ से हम सचिन की एज निकालेंगे 4 इंटू 8 दैट इज़ 32, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे इसकी एज अगर 32 आ गई तो करंट एज जो उसके लड़के की है वो 8 होगी। अभी 5 साल पहले का बात करेंगे तो 5 साल पहले इसका एज जो है आपका हो जाएगा 27, इसका एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो यहाँ से आप दे सकते हैं कि 9 गुनी है इसकी उम्र, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है कि भानु और सफीक ने 36,000 रुपये और 63,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है। ठीक है, यहाँ से फिर आपको सेम जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि जो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करेगा प्रॉफिट में भी उसको उतना ही हिस्सा मिलेगा, सेम रेशियो में। तो यहाँ पे बोला गया कि 36,000 और 63,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय किया है दो लोगों ने, भानु और सफीक ने। 5500 रुपये के वार्षिक लाभ में से क्रमशः प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो दोनों का सबसे पहले हम लोग इनका निकाल लेंगे कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, क्योंकि हमारा जो हमें पता है कि प्रॉफिट का रेशियो भी वही होगा जो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो 36,000 और 63,000 का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो हमें देखते ही बता सकते हैं कि ये 3 शून्य से 3 शून्य तो चला गया, बाकी 9 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4:7 का रेशियो है। यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 4 हिस्सा जो होगा उसे हम लोग 11 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और उन 11 हिस्सों में से 4 हिस्सा भानु का होगा और 7 हिस्सा सफीक का। हमसे पूछा गया है दोनों का हिस्सा। तो सबसे पहले हम लोग इस 5500 को 11 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 5500 को अगर 11 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का वैल्यू आएगा 500। तो इस 500 में से भानु को हम लोग पकड़ा देंगे 4 हिस्सा, यानी 4 इंटू 500, जो कि आपका हो जाएगा 2000, और 7 का वैल्यू आ जाएगा 3500। तो यानी कि भानु का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो 2000 होगा, और जो सफीक का हिस्सा होगा वो 3500 होगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, और ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन होगा। और आप ये 20 क्वेश्चन अगर आराम से खुद से सोल्व कर ले रहे हैं टाइम लिमिट के अंदर, तो ऐसा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके अपकमिंग जो भी डिफेंस एग्जाम्स हैं उसमें आपसे ना बन सके, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनका लेवल इससे ज़्यादा नहीं होता। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और उसके बाद हम इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। उसके बाद जो कल हमारा सेशन स्टार्ट होगा उसमें होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखते हैं आज का ये आखिरी क्वेश्चन, इसमें क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20, अगर 4a = 5b, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है 4a = 5b दिया हुआ है, और बोला गया 3a = 2c, 3a = 2c। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है कि b/c क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग b का वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं b = 4/5a। इसमें किसी को कोई तरह का परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे 3a = 2c दिया हुआ है, तो c का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से 3/2a। अब b/c हमें निकालने के लिए बोला गया है, यानी b/c। तो यहाँ पे b/c कर देंगे तो a से हमारा a चला जाएगा। 4/5 / 3/2 अगर करेंगे तो सबसे नीचे का सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे जो आसपास का है आपस में मल्टीप्लाई होगा। इस तरह का आपको पता होगा, क्योंकि जब भी अगर ऐसा लिखा हो 4/5 = 3/2 तो हमेशा इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दूसरा तरीका है कि अगर जो डिवीजन होता है वो मल्टीप्लाई करके उल्टा हो जाता है, बात बराबर है। तो आप या तो इसको ऐसे लिख दो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8:15, या फिर अगर आप डिवाइड करके करना चाहते हो तो वहाँ पे आ जाएगा 4/5 इंटू जो भी डिवीजन में है, अगर उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो उसके रेशियो को उल्टा कर दो, यानी जो आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है उनको आपस में एक्सचेंज कर दो। तो अभी भी आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर सेम आने वाला है। तो ऐसा जब भी लिखा हुआ हो तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से भी करोगे तो आपका आंसर 8:15 ही आने वाला है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बना लो या इस तरीके से बना लो, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो भी मेथड आपको पसंद आए
उसी मेथड से बनाओ, और एक बार आप जिस मेथड से बना रहे हैं उसी मेथड से बाकी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, तो फिर ये चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। तो चलिए आज इस तरह से हम लोग का सेशन जो है यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का, जो हमारा पहला सेशन होगा उसके बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 10 क्वेश्चन देखेंगे पहले सेशन में और 10 क्वेश्चन अगले सेशन में। इसी तरह आपके एग्ज़ाम के आने से पहले जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे चैप्टर को कंप्लीट करवा दूं। तो हमारे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए, और आपका अगर कोई भी सजेशन होता है या फिर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि हमारा ये सेशन आपको पसंद आ रहा है या नहीं। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।